हे गाइस, तो लास्ट चैप्टर में हमने येकिन का प्लेफुल साइड देखा था जब चेंग फाइची ने उसे एक बलून रोज दिया था और येकिन ज्यादा ही एक्साइटेड होके और बलून्स मांगता है जिससे वो 2 लॉलीपॉप्स और एक क्यूट सा कैट बलून उसे बना कर देता है। लेकिन जब येकिन अपने जज्बात चेंग फाइची से शेयर करता है तो फाइची उसे इग्नोर करता है जिससे येकिन को काफी फ्रस्ट्रेशन होती है और उसका दिल टूटा हुआ सा उसे महसूस होता है। अगली सुबह येकिन का मूड बिल्कुल डाउन होता है और उसकी मॉम उसकी चिंता करती हैं। वो उससे एक लड़की के बारे में पूछती हैं, लेकिन येकिन गुस्से में सब कुछ थोड़ा साइड कर देता है और अपने फैमिली इश्यूज को थोड़ा सार्कास्टिक तरीके से हैंडल करता है। बाद में डिनर टेबल पर येकिन के डैड उसे मार्क्स पे ताना मारते हैं और जब येकिन अपनी मॉम के लिए अपना गुस्से को कंट्रोल करता है तो बाद में वो अपने रूम में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है चेंग फाइची के घर, जहां वो अपने नेबर से ग्रीटिंग्स लेने के बाद घर वापस आता है और वहां एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट मिलता है जो मिडिल एज एक आदमी होता है जो चेंग जिन के साथ थोड़ा क्लोज लगता है। फाइची थोड़ा कंफ्यूज्ड और अनॉयड होता है क्योंकि उसे ये पता चलता है कि जो जैकेट उसने रिसेंटली रिसीव की थी वो इस गेस्ट ने दिया था। घर का माहौल टेंस हो जाता है और फाइची उस गेस्ट को इग्नोर करते हुए रूम से निकल जाता है अपनी डिस्कम्फर्ट को एक्सप्रेस करते हुए। अब आगे घर से निकलकर चेंग फाइची सीधा अपने जॉब यानी केएफसी पहुंचा। उसे ऐसी सिंगल लेयर कपड़ों में शॉप के अंदर घुसते देख उसकी फीमेल कलीग जो वहां टेबल साफ कर रही थी बोली, अरे हैंडसम, ठंड नहीं लग रही है क्या? पर जवाब में चेंग फाइची ने बस उसे हैप्पी न्यू ईयर विश कर अपने स्टाफ लाउंज की तरफ खिसक लिया। लड़की ने ट्रे लेके उसके पीछे आई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टोर मैनेजर को ढूंढ रहे हो क्या? पर वो आज नहीं है यहाँ। तो फाइची ने पूछा, तो वो कब आएंगे? लड़की बोली, पता नहीं, शायद कल भी ना आए। फाइची ने थोड़ा सोच के लड़की से पूछा, अगले 2 दिन का शिफ्ट फुल है क्या? ये सुनकर तो लड़की की आंखों में चमक ही आ गई। स्विच करनी है क्या? पर तुम तो कह रहे थे कि तुम 3 दिन बिजी हो। फाइची ने लिप्स थोड़ा प्रेस किए और बोला, अब अचानक फ्री हो गया हूँ। पर लड़की ये कहकर चली गई कि रुको, मैं मैनेजर को कॉल करती हूँ। पर 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि लड़की वापस आ गई, थोड़ा सा बेटर एक्सप्रेशन लेके बोली, स्टोर मैनेजर कह रहा है कि तुम ही कॉल करो। उन्हें लगा कि मैं तुमसे जबरदस्ती शिफ्ट चेंज करवा रही हूँ। चेंग फाइची ने पॉकेट से अपना फोन निकाला, थोड़े बटन्स प्रेस किए, फिर याद आया, अरे बैटरी तो कल रात को ही डाउन हो गई थी ना। एक फीमेल कलीग ने चार्जर लाके दे दिया। 5 मिनट चार्ज करने के बाद ही उसका पुराना सा स्ट्रेट स्क्रीन वाला फोन फाइनली ऑन हो गया। उसने स्टोर मैनेजर को कॉल किया और बोला कि हैप्पी न्यू ईयर मैनेजर, माफ कीजिएगा मैं इस तरह आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर मैं अगले 2 दिन के लिए फ्री हूँ और वू रुई के साथ शिफ्ट स्विच करना चाहता हूँ। वू रुई भी एक पार्ट टाइमर ही थी जिसे वो अभी बात कर रहा था। स्टोर मैनेजर ने भी उसे न्यू ईयर विश किया और फोन पे डायरेक्टली ही पूछ लिया, तुमने तो कहा था तुम्हें मॉम के साथ घर पे रहना है, अब इतनी जल्दी वापस काम पे क्यों आ गए? कहीं वू रुई तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रही ना शिफ्ट चेंज करने के लिए? इस पर फाइची बोला, नहीं मैनेजर, घर पे कोई नहीं है, कुछ और करने को भी नहीं था तो यहीं आ गया। इस पे मैनेजर भी मान जाता है और बोल देता है कि तुम दोनों आपस में ही डिसाइड कर लेना। शिफ्ट चेंज के बाद वू रुई ने अपना यूनिफॉर्म चेंज किया, हल्का सा मेकअप वगैरह लगाया और जाते जाते उसे हवा में एक प्यारा सा किस उछाल के बोली, थैंक यू हैंडसम गाय, नेक्स्ट टाइम शिफ्ट चेंज करनी हो तो मुझे याद रखना। इस फास्ट फूड जॉइंट में पार्ट टाइमर्स की कमी थी और जब से चेंग फाइची ने यहाँ शिफ्ट ज्वाइन की थी सब उसे हैंडसम गाय कह के ही बुलाते थे। वैसे उसको इस चीज़ की आदत नहीं थी, पर नर्ड कहलाने से तो ये कई गुना बेटर ही था ना। तभी उसके आधे चार्ज वाले फ़ोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ा वक्त गुजरा तो एक और मैसेज पिंग हुआ, क्या तुम्हारे डब्बा फ़ोन ने मेरा मैसेज रिसीव नहीं किया? मैसेज पढ़कर चेंग फाइची के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। जो चेहरा काफ़ी टाइम से बिल्कुल डल था फाइनली थोड़ा ब्राइट लगने लगा था। उसने भी एक सॉफ्ट हैप्पी न्यू ईयर का रिप्लाई किया, फिर काम वाले कपड़े पहने और काम पे लग गया। न्यू ईयर के दिन पे रेस्टोरेंट एकदम फुल था, खास तौर पे दोपहर के बाद।
इतनी कि सीट्स भी कम पड़ गई थीं और साथ ही टेकआउट्स के ऑर्डर्स भी बहुत बढ़ गए थे। चैंग फाई ची ने टेबल क्लीनिंग से पैकिंग स्टेशन पे शिफ्ट को चेंज किया ताकि ऑर्डर लेने वाले स्टाफ का लोड थोड़ा सा हल्का हो जाए। शाम के 4 बजते बजते ही थोड़ा सा क्राउड कम हुआ। फाइची ने एक कोना पकड़ा, अपना फोन चेक करते हुए खाना खाने लगा। एक अनफैमिलियर नंबर से 4 घंटे पहले एक मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश हुआ था। क्या तुमने खाना खाया? चैंग फाई ची ने भी एक शॉर्ट एंड स्वीट सा रिप्लाई भेजा, खा रहा हूँ। दूसरे साइड से रिप्लाई भी तुरंत ही आ गया, इतना लेट हो गया है, तुम अभी क्यों खा रहे हो? चैंग फाई ची कुछ बोलता उससे पहले ही अगला मैसेज टपक आया, वेट, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? फाइची ने एक हाथ से पहले कुछ टाइप किया पर फिर उसे डिलीट कर दिया। फिर थोड़ा सोचा और बस 3 लफ्ज में रिप्लाई लिख दिया, मुझे नहीं पता। चैंग फाई ची भी ना येकिन से बात करते करते बिल्कुल उसी की तरह बच्चा ही बन जाता है। तभी हम देखते हैं येकिन को, जो समुंदर पार किसी बालकनी में हैंगिंग चेयर पर बैठा हुआ था, पैर ग्राउंड पे लटकाते हुए झूल रहा था जब उसने मैसेज भेजा, हे मैं येकिन हूँ, ये मेरा टेम्पररी नंबर है ब्रॉड का। सामने से फाइची का एक ठंडा सा जवाब आता है, अच्छा अच्छा। बस वही हमेशा वाली उसकी आइस जैसी ठंडी टोन। येकिन ने अपने लिप्स थोड़े कर्ल किए, कुछ खुराफाती आइडिया सोचा और आंखों में एक शार्क चमक के साथ एक और मैसेज टाइप किया, क्या तुम्हें पता है एक इंटरनेशनल टेक्स्ट मैसेज भेजने में कितना पैसा लगता है? फाइची ने लिखा, नहीं पता। येकिन ने तो लिटरली अपनी थाई पे हाथ मारते हुए जोर से वो हंसी पड़ा। हंसते हंसते ही लिखा, पता है $10 लगते हैं। जब 10 मिनट तक फाइची का कोई मैसेज वापस नहीं आया तो वो खुद ही सोचने लगा, कहीं फाइची ये तो नहीं समझ लिया ना कि मैं पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर एक के बाद एक मैसेजेस भेजने लगा। एक्चुअली ना मुझे भी नहीं पता कितना लगता है एक टेक्स्ट का, और वैसे भी मैंने $10 शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। शायद $1 ही लगता होगा। लेकिन चैंग फाइची की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। फ्रस्ट्रेटेड येकिन ने फ़ोन टेबल पे पटक दिया और अपनी नज़र बीच की तरफ घुमा दी। नीचे किसी की बीबीक्यू पार्टी चल रही थी। एक बड़ा सा बलून आर्च बना हुआ था जिसपे कलरफुल बलून से लिखा था हैप्पी बर्थडे, और उसने उस सीन का एक खूबसूरत सा फोटो ले लिया और बस 1 सेकेंड में उसका मन फ्लैशबैक में चला गया, उस बलून कैट पे जो उसके लिए फाइची ने बनाई थी। कंट्री छोड़ने से पहले ही वैसे तो कैट की पूरी हवा निकल ही चुकी थी, पर उसने उसका एक फ़ोटो ले रखा था और वो उसे फाइची को भेजना चाहता था। लेकिन तभी उसे ये याद आया कि फाइची के खटारा फ़ोन पे तो कोई फ़ोटो रिसीव ही नहीं होती। उसे तो खुद भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये फ़ोटो चैंग फाइची को क्यों ही भेजना चाहता है। अरे पगले, जब आप प्यार में होते हैं ना तो आप सारी अच्छी चीज़ें उससे शेयर करना चाहते हैं, है ना गाइस? इमोशंस उसके अंदर से वैसे ही ऊपर नीचे हो रहे थे जैसे समुंदर की लहरें, कभी काम तो कभी सुनामी। शायद उस वक्त खुद भी वो उतना हैप्पी नहीं था, और ये जिंगशियान के बिहेवियर से जो उसके दिल में गुबार भर रखा था वो रह रह कर बाहर निकलना चाहता था। लेकिन उसी इमोशनल मेस में उसने एक सॉलिड रीज़न ढूंढ लिया, मैं इतना एफर्ट डाल चुका हूँ फाइची के लिए, अब कैसे छोड़ दूँ? हे भगवान, इसे कब सही गलत का पता चलेगा? उसने सोचा, मॉम तो मेरी एक सॉफ्टी है, सब भूल जाती है, लेकिन मैं नहीं। जब तक क्लोजर ना मिले येकिन हार ही कहाँ मानता था। थोड़ा पेप टॉक दिया खुद को बीच की ठंडी हवा के बीच, फ़ोन उठाया और बिना कुछ ज़्यादा सोचे एक और मैसेज टाइप किया, तुम्हारा बर्थडे कब है? दूसरी तरफ चैंग फाइची डबल शिफ्ट में बिजी था। आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक काम, और फिर फाइनली थोड़ी देर का रेस्ट मिला तो सुबह हो चुकी थी, चाइनीज न्यू ईयर का दूसरा दिन। जब कपड़े बदलकर उसने फ़ोन चेक किया तो चेंगजिन का एक मिस्ड कॉल था, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक मैसेज भी, शियाओ जी आज शाम को घर आ रहे हो क्या? फाइची को थोड़ा सा अजीब लगा। यूजुअली तो मॉम सिर्फ पूछती थी कि कब आएगा, लेकिन आज ये पूछा कि तू शाम को घर आ रहा है। इसमें तो कुछ फिशी था, मतलब क्लियर था घर पे वो आदमी रुकने वाला है आज।
पर तभी उसका फोन नॉन स्टॉप वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पे मैसेजेस की एक पूरी बाढ़ ही आ गई थी। 10 प्लस अनरीड टेक्स्ट मैसेजेस एक साथ आ गए थे। चैंग पियाओ का एक मैसेज था, कल मिलने चलें। फाइची ने बिना सोचे रिफ्यूज कर दिया, पर बाकी सारे टेक्स्ट वो सब येकिन के थे। सिर्फ 3 टेक्स्ट में ही उसका टोन चेंज हो गया था। तुम्हारा बर्थडे कब है? फिर दूसरा, हे हेलो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? और फिर एक पूरा गुस्सा भरा रैंट जिसमें येकिन लिटरली उसे रोस्ट कर रहा था कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। चैंग फाइची ने जब वो सेकेंड लास्ट मैसेज पढ़ा तो लिटरली वो येकिन का लाल हुआ चेहरा स्क्रीन से ही देख पा रहा था। अपनी इमेजिनेशन में, तू पत्थर के अंदर से सीधा क्रैक मार के बाहर निकला है क्या? और लास्ट मैसेज, ओके ओके, मैं ही पत्थर तोड़ के बाहर निकला हूँ। ओके, तुम्हें नहीं बताना क्या? ठीक है, रहने दो, मत बताओ। स्कूल खुलेगा ना तो मैं सीधा तुम्हारे क्लास टीचर से ही पूछ लूँगा। फाइची ये सारे मैसेजेस देख के हंसते हुए बस यही सोच रहा था कि जैसे वो एक बच्चा है जो टीचर के पास जाके रोता है जब उसे टॉफ़ी नहीं मिलती। और उसने फाइनली एक रिप्लाई भेजा, परसों है। रात के 2:30 बज रहे थे तो उसने वहीं एक कोने में जाकर थोड़ा सा नैप ले लिया। सुबह जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई उसने कॉल किया चेंगजिन को। सॉरी मॉम, मैं एक फ्रेंड के घर ही रुक गया था, सो गया था कल, इसलिए फ़ोन सुना ही नहीं। चेंगजिन का टोन भी फ़ोन पे बिल्कुल फ्लैट था, ना गुस्सा ना खुशी, बस बोली वापस आ जाओ, नए साल पे किसी और के घर रहना ठीक नहीं है। ये सुनकर फाइची ने भी सीधा ही पूछ लिया, क्या वो आदमी चला गया? 2 सेकंड की खामोशी छाई रही लाइन के दोनों तरफ। फिर चेंगजिन बोली, वो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। फाइची ये सुनकर तो सुनने ही रह गया। वो यही सोच रहा था कि पता नहीं मॉम ने क्या सोचकर ये बोल दिया, क्योंकि उसे तो कभी याद भी नहीं आया कि उसका बर्थडे कभी सेलिब्रेट भी किया गया हो। ओ नो, दैट्स सो क्रूअल यार। उसके दिमाग में तो कभी बर्थडे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आंटी फैंग ने कभी उसे बताया था कि जब उसकी मॉम ने उसे जन्म दिया था तब बहुत बर्फ गिर रही थी, पूरा दिन पूरी रात। स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद भी बर्फ गिर रही थी, मतलब हद से ज्यादा बर्फ पड़ी थी। क्लिनिक में ना हीटर था ना कंफर्ट, बस एक पुराना सा चारकोल बेसिन था बस। चेंगजिन ने उस रात लोहे की रेलिंग पकड़ के पेन से लड़ते हुए उसे जन्म दिया था, और वो इतना चिल्लाया, इतना रोया कि तब जाके डॉक्टर को समझ आया कि कुछ तो गलत है। उस रोते हुए बच्चे ने उस दिन अपनी मॉम की जान बचाई थी। उसकी माँ की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स भी घबरा गए थे और उन्होंने उसे बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करा दिया था। वो बच तो गई थी, पर उस डिलीवरी के बाद चेंगजिन कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाई। हमेशा वीक और बेडरिडन ही रही, हमेशा बीमार ही पड़ती रही। फाइची के लिए उसका बर्थडे सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो उस दिन को माँ के दर्द का स्टार्ट समझता है, जैसे एक डिजास्टर का ट्रिगर पॉइंट। इसीलिए ना कोई उसका बर्थडे याद रखता है, ना कोई उसे विश करता है, पर फाइची उस साइलेंस में ही एक रिलीफ फील करता है। वो किसी और के शॉर्टकट या पावर से अपनी लाइफ फिक्स करने में बिलीव नहीं करता था। इसीलिए जब वो आदमी वापस आया, चेंग फाइची को लिटरली डिस्गस्ट फील हुआ। उसे उसकी माँ का डिसीजन तो समझ नहीं आया, पर अपोज करने का हक वो रखता भी नहीं था, तो उसने रेजिस्टेंस भी अपना एक तरीके से दिखाई, अपनी कामनेस तोड़ के थोड़ा सा एग्रेसिव बन के। फाइची ने फोन पे मॉम से कामली बोला, मॉम मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, वो चला जाएगा तो बाद में मैं वापस आ जाऊंगा। कॉल करने के बाद उसने एक लंबी सांस ली, जैसे चेस्ट पे रखा हुआ वेट फाइनली कुछ हल्का हुआ हो। अगले 2 दिन तक चेंग फाइची घर नहीं गया। होमलेस रहना इतना बुरा भी नहीं था, वहाँ के लोग काइंड और हेल्पफुल थे। उनका वार्मथ छोटी सी जगह को भी घर बना देता है। तीसरे दिन जब मैनेजर वेकेशन से वापस आया और फाइची की दुख दर्द भरी कहानी सुनी, तो उसने तुरंत एक छोटी क्यूबिकल रूम का लॉक खोल दिया, जो जनरली ब्रेक टाइम रेस्ट के लिए यूज होती थी। इतनी सी जगह थी, किचन के पास थी और थोड़ी नॉइजी भी थी, बट इट वॉज वार्म, इट वॉज कवर्ड, और वो घर जैसा फील दे रही थी। चेंग फाइची का छोटा सा रूटीन लाइफ चल रहा था। चौथी सुबह थी न्यू ईयर की। फाइची जैसे ही उठा, सबसे पहले फोन उठाया और इनबॉक्स चेक किया, खाली।
कोई नया मैसेज नहीं था। तो उसे भी येकिन के मैसेज का वेट तो रहता है। तो मैसेज न आने का खुद ही एक रीजन भी सोच लिया उसने। येकिन तो बोल के गया था ना कि स्कूल के पहले वापस आ जाएगा। अभी तो स्कूल शुरू होने में 1 हफ्ता है ना, मजे कर रहा होगा वहाँ, शायद टाइम नहीं मिला होगा टेक्स्ट भेजने का। तभी सुबह चेंगजिंग का कॉल आया। उसने फिर से पूछा, बर्थडे के दिन घर आएगा? फाइची ने फिर से मना कर दिया, पर इस बार उसकी मॉम ने थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखाई। वो कल चला जाएगा, मुझे लेके टेंशन मत ले, डिनर के लिए वापस आ जाना। फाइची को ये बात थोड़ी अजीब लगी। आखिर मॉम थी उसकी, अगर वो उसकी केयर नहीं करेगा तो किसकी करेगा? चाहे वो इग्नोर करने की कितनी भी एक्टिंग कर ले, पर दिल से तो वो कभी इग्नोर नहीं कर पाया था ना। लेकिन उसके दिल के अंदर वो पुरानी पत्थर की दीवार अब भी खड़ी थी। 10 सालों के छुपे हुए दर्द, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग से बनाई गई। वो एक ऐसी दीवार जो आसानी से तो गिरने वाली नहीं थी। बस एक वॉच, कुछ कपड़े या थोड़े से प्यार भरे शब्दों से तो वो नहीं टूट सकती थी। तो उसने ये कहकर फोन काट दिया कि बाद में बात करेंगे। उस दिन स्टोर यूजुअल से ज्यादा बिजी था। ब्रेक टाइम में भी फाइची ने जल्दी से कुछ खाया और कैजुअल सा फोन स्क्रॉल करते हुए एक मैसेज देखा। मैसेज येकिन का ही था, कहाँ हो तुम? फाइची ने बिना ज्यादा सोचे रिप्लाई कर दिया, घर पे, और फोन टेबल पे रख दिया। शाम हो चुकी थी। चेंग फाइची शिफ्ट वाइंड अप ही कर रहा था जब यू रुई आई, जो जस्ट काम पे वापस आई थी। बिना सांस लिए भागती हुई उसके पास आई। तुम्हारा फोन बजता ही जा रहा था, उसने हंसते हुए बोला, और स्क्रीन पे जो टेक्स्ट मैसेजेस का फ्लड ही आ गया था। मैंने जान के नहीं देखा, पर तुम्हारा एंटीक फोन इतने बड़े फॉन्ट में सब दिखा देता है, एक नजर में सब पड़ गया। फाइची ने भी कैजुअली ही पूछ लिया, क्या लिखा था? वू रुई ने नौटंकी करने वाले अंदाज में हाथ हिलाते हुए बताया, बस कुछ आई एम फ्रीजिंग टू डेथ टाइप का कुछ लिखा था। न कोई नाम था, ना नंबर ही लोकल था। स्कैम लग रहा था मुझे तो। फाइची भी हंस पड़ा। सच में येकिन का वो फॉरेन नंबर स्कैम वाले कॉल जैसा ही लगता था जो न्यूज़ में दिखाई देते हैं। लेकिन फ्रीजिंग टू डेथ, उसने तो बोला था वेकेशन पे गया है, वो भी सदर्न हेमिस्फीयर के किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पे। वहाँ ठंड कहाँ से आ गई? पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जब रश चल रहा हो तो किसी को कुछ सोचने का वक्त ही मिलता है क्या? सब लोग इतने बिजी थे कि डिनर खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली जब फाइची को थोड़ी सी फुर्सत मिली तो उसने अपना फोन उठाया। तब तक रात हो चुकी थी। उसने वो सारे आई एम फ्रीजिंग टू डेथ वाले स्कैम लुकिंग मैसेजेस को इग्नोर कर दिया। लेकिन तभी एक अलग सा मैसेज उसकी नजर में आया। टॉप पे, मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ मुझे लेने। फाइची का मन एक सेकेंड के लिए ब्लैंक हो गया। फिर बिना सोचे समझे वो अपनी बाइसिकल लेके सीधा निकल पड़ा यूलिन कम्युनिटी की तरफ। जब चेंग फाइची अपनी साइकिल लेके यूलिन कम्युनिटी पहुंचा, एंट्रेंस पे सिक्योरिटी बूथ की लाइट्स बंद थी। पुरानी गलियों के बीच हवा की सीटी के सिवा और कुछ आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। और उसी खामोशी में चेंग फाइची को लगा, क्या मैं पागल हो गया हूँ? येकिन ने पक्का मजाक ही किया होगा, बस बोर्डम में एक रैंडम सा टेक्स्ट भेज दिया होगा। आखिर नीचे खड़ा होने का क्या ही सेंस बनता है? उड़ के तो आया नहीं होगा ना वापस। उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आई जैसे वो खुद का ही मजाक उड़ा रहा हो, पर सिर्फ 3 सेकंड के लिए, फिर गायब हो गई। लेकिन जैसे जैसे वो बिल्डिंग 3 के पास पहुंचा, स्टेयरवेल के पास एक परछाई सी दिखने लगी, जैसे कोई हाथ पैर बांधे बैठा हो। वो काला सा शैडो कांपता हुआ खड़ा हुआ। पहले धीरे से अपना सर बाहर निकाला, जैसे कंफर्म करना चाहता हो कि ये फाइची ही है या नहीं। और जैसे ही कंफर्म हुआ, चीख पड़ा, झूठे कहीं के, तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने कहा था कि तुम घर पे हो। आवाज फट रही थी, थकी हुई, कोई एनर्जी भी नहीं थी। सड़क के साइड की लैम्प की रोशनी में फाइची ने उसका चेहरा देखा। लाल चेहरा, सफेद पड़े लिप्स और पैरों में चप्पल, वो भी सर्दियों के बीच। चेंग फाइची येकिन को देखकर सोच रहा था, आखिर ये कब से यहाँ इंतजार कर रहा है? क्या दोपहर से? येकिन ने झिझकते हुए नजरें झुका ली और कुछ खुसफुसाया, मैं जल्दी में फ्लाइट में चढ़ गया था तो कपड़े बदलने का तो टाइम ही नहीं मिला ना। एक्चुअली
बीच पे सनशाइन एंजॉय करता हुआ बंदा बस द डे आफ्टर टुमारो का मैसेज देख के पैनिक में वापस आ गया था। अब ठंड में कांप रहा था, लेकिन गुस्सा अभी भी जिंदा था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बर्थडे है? वहाँ से तो सीधी फ्लाइट भी नहीं मिलती है। मुझे पहले बोट लेना पड़ा कैपिटल तक, फिर टिकट भी नहीं मिली, एक दिन और रुकना पड़ा, फिर जो फ्लाइट मिली वो भी डिले हो गई। मैं तो लगभग वापस ही नहीं आ पाता। और जैसे ही बोलना स्टार्ट किया तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। फिर वॉइस धीरे धीरे लो होने लगी। कॉन्फिडेंस भी उसी स्पीड से गायब होता जा रहा था। अपने कपड़ों का हेम खींच के बीच शॉर्ट्स को थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कुछ छुपाना चाहता हो। चेहरा बिटर, नाक थोड़ी रनी और कंप्लेंट्स का टोन इमोशनल। बोला, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया? अगर ये तुम्हारा बर्थडे ना होता ना तो मैं वाकई गुस्सा हो जाता। लेकिन ठंड में इतने घंटे इंतज़ार करने का एक शब्द भी नहीं बोला उसने। ये दोनों ना सच में पागल है यार। चेंग फाइची लाइट के अपोजिट साइड में खड़ा था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन देख नहीं पाया। पर जब उसने देखा तो वो कुछ बोला नहीं। उसने ना तो कोई ताना ही मारा, ना कोई और रिएक्शन दिया। उससे उसका मोमेंटम, जो वैसे भी हल्की सी चिंगारी बन चुका था, वो भी शांत हो गया। भीगी सी आवाज में मटर किया, कहाँ चले गए थे तुम? न्यू ईयर के दिन भी काम कर रहे हो क्या? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? पर उसके पहले कि येकिन कुछ और बोलता, एक पुरानी सी काम वाली जैकेट उसके सर पे आ गिरी। चेंग फाइची ने बिना कुछ बोले साइकिल के बास्केट में रखी वो वर्क क्लोथ्स उठाए थे और येकिन के शोल्डर्स पे डाल दिए थे। कपड़े वैसे कुछ ज्यादा थिक नहीं थे और उनमें से एक हल्की सी तेल जैसी स्मेल भी आ रही थी। फिर उसने पूछा, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसने अपनी साइकिल को वहीं स्टेयर्स के पास कहीं डंप किया और येकिन का हाथ पकड़ के सीधा बाहर ले आया। येकिन, जो फाइनली अब वार्मथ में आ गया था, उसके स्टेप्स फॉलो करता चेंग फाइची के साथ चलने लगा। थोड़ा सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, कॉन्फिडेंटली पर थोड़े गुस्से के साथ बोला, मेरे फॉरेन कार्ड से यहाँ कॉल नहीं होता, ओके? फिर येकिन ने अपनी राम कहानी चेंग फाइची को बताना शुरू किया कि वो कितनी जल्दी में आया था और कैसे इतना बिजी था कि सिर्फ अपना मोबाइल फोन और पासपोर्ट ही लेकर निकला था। चेंग फाइची ने सीधा क्वेश्चन दागा, फिर यहाँ कैसे पहुँचा? येकिन ने विदाउट मिसिंग अ बीट जवाब दिया, एयरपोर्ट पे तो ड्राइवर था ना, मॉम ने भेजा था पिक करने के लिए। चेंग फाइची ने फिर थोड़ा साइड ग्लांस मार के बोला, तो घर क्यों नहीं गए? येकिन ने ऑकवर्ड सा चेहरा बना के जवाब दिया, अपनी घर की नहीं लाया ना, और मेरी आंट हॉलिडे पे चली गई हैं, इसलिए घर के अंदर नहीं जा पाया। वो आर्ग्यूमेंट एकदम लॉजिकल और स्मूथ था। इस बार तो येकिन ने फुल प्रिपरेशन के साथ स्क्रिप्ट लिख के लाया था। ऐसा लगा। चेंग फाइची ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ा और उसे कम्युनिटी से बाहर ले गया। पर येकिन चलते चलते पीछे मुड़ के बोला, तुम्हारे घर जा रहे हैं क्या? तुम्हारे पास भी चाबी नहीं है ना? फाइची ने एक सेकंड तो रुका, फिर पूछा, तुमने नॉक किया था? येकिन ने कहा, नॉक किया था ना, पर तुम्हारे घर पे कोई नहीं था, वरना मैं स्टेयरवेल पे ठंड में क्यों ही बैठा होता ना। फाइची ने भी बिल्डिंग 3 की तरफ देखा। ना किचन का लाइट ऑन था, ना लिविंग रूम का। थोड़ा पॉज के बाद बिना कुछ कहे फाइची ने येकिन का एक्सक्यूज एक्सेप्ट कर लिया। बोला, हाँ, मैं भी चाबी भूल गया हूँ। ओके गाइस, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड नाइट।